गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि आपको पता है हमारा टॉपिक चल रहा है हेलो एरीन, और हेलो एरीन में लास्ट क्लास तक की अगर मैं बात करूं तो हम लोग मेथड ऑफ फॉर्मेशन यानी कि बनाने की सामान्य विधियों के बारे में बात कर चुके हैं। आज की हमारी इस क्लास में हम बात करने वाले हैं फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एरीन्स। तो चलिए शुरू करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज से। सबसे पहले बात कर लेते हैं अपन फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज देखिए किसकी डिस्कस कर रहे हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज, ये आपको पता होना चाहिए। हेलो एरीन के बारे में बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले ये कैसे होते हैं? कलरलेस, इनका कोई रंग नहीं होता है, रंगहीन होते हैं। इसके अलावा फिजिकल स्टेट, भौतिक अवस्था कैसी होती है? या तो लिक्विड फेज में पाए जाते हैं या सॉलिड फेज में पाए जाते हैं, या तो द्रव होते हैं या ठोस होते हैं। ठीक है। इसके अलावा ये जल में अविलेय, पानी में नहीं घुलते हैं क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जल में अविलेय तथा कार्बनिक विलायकों में विलय। जल में अविलेय, कार्बनिक विलायकों में विलय होते हैं। इतनी बात आ गई समझ में? ठीक है। आगे हम बात कर लेते हैं कि क्योंकि एरोमेटिक कंपाउंड है इसलिए क्या होगी, इनमें एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल आती है, यानी अभिलाक्षणिक गंध आती है। अभिलाक्षणिक गंध आती है। क्या आती है इनमें? अभिलाक्षणिक गंध आती है। इनके गलनांक क्वथनांक की बात करें तो जैसा कि आपको बताया गया था कि जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट गेन होगा, अणुभार गेन होगा, क्वथनांक बढ़ेगा। भारी चीज कठिनाई से ऊपर उठेगी, हल्की चीज आसानी से उठ जाएगी। यानी हल्के को थोड़ा सा गर्म करोगे उबल जाएगा, जबकि जो जिसका अणुभार ज्यादा है उसे आपको क्या करना पड़ेगा, ज्यादा हीट देनी होगी। तो यहाँ पे अगर अपन बात करें क्वथनांक की तो देखिए जैसे अपने को दे दिया एरिल आयोडाइड, एरिल ब्रोमाइड, इसको शॉर्ट में हम लिख सकते हैं इस प्रकार से, एरिल आयोडाइड, एरिल ब्रोमाइड, एरिल क्लोराइड एंड एरिल फ्लोराइड। हमसे पूछे सबसे अधिक क्वथनांक किसका होगा? देखिए एरिल तो सेम है, आयोडीन का परमाणु भार इनमें सबसे अधिक होता है, इसलिए गलनांक क्वथनांक का घटता हुआ क्रम इस प्रकार से हमें ऑब्टेन हुआ करता है। तो देखिए यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टीज कलरलेस है, लिक्विड एंड सॉलिड फेज में पाया जाता है, जल में डिसॉल्व नहीं होता है परंतु कार्बनिक विलायकों में डिसॉल्व हो जाता है। कैसी गंध आती है? अभिलाक्षणिक गंध आती है, क्योंकि एरोमेटिक वर्ड बना ही अरोमा से है, अरोमा, और अरोमा का मतलब क्या होता है? गंध। एरोमेटिक वर्ड अरोमा से बना है और अरोमा का मतलब यहाँ पे गंध होता है, और इसलिए यहाँ पे विशिष्ट प्रकार की गंध इनमें से आती है। तो ये इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज यहाँ पे कंप्लीट हो जाती हैं। आगे हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की, रासायनिक गुणधर्म। रासायनिक गुणधर्म क्या क्या है इनके बात कर लेते हैं। ठीक है। रासायनिक गुणधर्म, रासायनिक गुणधर्म या केमिकल प्रॉपर्टीज। रासायनिक गुणधर्म, केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज या रासायनिक गुणधर्म। चलिए बात करते हैं इनके बारे में। देखिएगा रासायनिक गुणधर्म में सबसे पहले हम बात करते हैं जो इंपॉर्टेंट भी है, बेंजीन वलय पर इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन। बेंजीन वलय पर इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एट बेंजीन रिंग, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एट बेंजीन रिंग। तो सबसे पहले अपन इसकी कितनी कंफर्टेबल इस रिएक्शन के लिए हेलो एरीन, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। ठीक है। देखिएगा यहाँ पे अपन
डिस्कस करते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसा कि पहले भी डिस्कस कर चुके हैं लास्ट क्लास में रेजोनेंस, उसी को मैं यहाँ पे रिपीट कर रहा हूँ और उसी के रिस्पेक्ट में हम इस इलेक्ट्रॉन स्वनीय प्रतिस्थापन को समझने की कोशिश करेंगे। देखिएगा, ये है हमारा क्लोरोबेंजीन, ठीक है। क्लोरोबेंजीन में जो बेंजीन वलय से एटम कौन जुड़ा हुआ है? क्लोरीन। और क्लोरीन के पास में लोन पेयर है। लोन पेयर्स का डीलोकेलाइजेशन विस्थानीकरण रिंग पे हो सकता है, इसलिए ये क्लोरीन किस प्रकार का इफेक्ट दिखाएगी? +R प्रभाव दिखाएगी। यानी इस क्लोरीन के कारण रिंग पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है। इसके कारण क्या होता है? इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है। तो कैसे बढ़ जाता है वो एक्सप्लेन हमें कौन करेगा? रेजोनेंस। देखिएगा, यहां पे मान लीजिए ये वाला लोन पेयर यहां पे बॉन्ड बनाए, तो यहां पे पाई बॉन्ड अगले कार्बन पे शिफ्ट हो जाएगा, फर्स्ट स्ट्रक्चर। सेकंड हमें क्या प्राप्त होगी? यहां पे क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव। क्लोरीन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव, ठीक है। अभी नेगेटिव चार्ज क्या करेगा? यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म करेगा, तो बॉन्ड अगले कार्बन पे चला जाएगा नेगेटिव चार्ज के रूप में। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी ना कार्बन पे, तो हम स्ट्रक्चर रेजोनेटिक स्ट्रक्चर लिख देंगे यहाँ पे। देयर इज माइनस एंड Cl, और क्लोरीन पे कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव। ओके, देन नेगेटिव चार्ज क्या बनाएगा? बॉन्ड बना लेगा और बॉन्ड अगले कार्बन पे शिफ्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर बनेगी हमारी वह होगी नेगेटिव क्लोरीन, क्लोरीन पे पॉजिटिव चार्ज, ये बॉन्ड बन गया ये, ठीक है। अभी बॉन्ड क्या कर, नेगेटिव क्या करेगा? बॉन्ड बना लेगा और पाई बॉन्ड वापस से कहां चला जाएगा? क्लोरीन पे चला जाएगा। दिस इज थर्ड एंड दिस वन इज फोर्थ। क्या स्ट्रक्चर बनेगी ये? अभी यहां पे देखिए, हमेशा ध्यान रखिए कि रेजोनेटिक स्ट्रक्चर सही बनी या नहीं बनी बेंजीन के मैटर में। तो आप देख लीजिए कि जो बॉन्ड्स है, पाई बॉन्ड है, वो फर्स्ट और फिफ्थ स्ट्रक्चर के एक दूसरे से ऑपोजिट होने चाहिए। अगर ऑपोजिट आ रहे हैं तो हमारा रेजोनेंस सही है। देखिए यहाँ पे जो बॉन्ड है उसके जस्ट ऑपोजिट फिफ्थ स्ट्रक्चर में है। अब यहाँ पे ये अपन ने रेजोनेटिक स्ट्रक्चर फॉर्म कर दी। इन रेजोनेटिक स्ट्रक्चर को आप एनालिसिस करें, एनालिसिस करेंगे तो पाएंगे कि जो सेकंड स्ट्रक्चर है, थर्ड है, फोर्थ है, इन तीनों संरचनाओं को देखिए। इनमें यहाँ पे इस जो सेकंड स्ट्रक्चर है यहाँ पे कौन सा चार्ज आ रहा है? नेगेटिव। थर्ड में यहाँ पे कौन सा चार्ज आ रहा है? नेगेटिव। फोर्थ में यहाँ पे कौन सा चार्ज आ रहा है? नेगेटिव। आपको एक चीज पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो अभी सुन लीजिए। अगर यहाँ पे क्लोरीन जुड़ा हुआ है तो इस पोजिशन को कहेंगे ऑर्थो, इसको भी क्या कहेंगे? ऑर्थो। इसे कहेंगे मेटा, ये वाली मेटा, और इसे क्या कहेंगे? पेरा, ठीक है। अब इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगर यूं लिख दे इस तरह से और यहां जोड़ दे क्लोरीन, यहां क्लोरीन जोड़ दे, तो अब ऑर्थो कौन सी होगी? ये दोनों ऑर्थो, ये मेटा और ये वाली पेरा। यानी इसको घुमा तो सकते हैं ना अपन, ठीक है ना। हमेशा ध्यान रखना कि जो परमाणु जुड़ा हुआ है ना उसके समीप वाली दोनों ऑर्थो होगी, चाहे वो कहीं पे भी जुड़ा हुआ हो, ठीक है। तो अब इन रेजोनेटिक स्ट्रक्चर को हम एनालिसिस करें तो देखिए सेकंड स्ट्रक्चर में क्या हो रहा है? ऑर्थो कंडीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ रहा है। आपको नेगेटिव दिख रहा होगा, कौन सी पोजीशन पे? ऑर्थो पे। किसके कारण? इस क्लोरीन के कारण, ठीक है। थर्ड की बात करें तो यहाँ पे पेरा पे इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ रहा है। फोर्थ में फिर से ऑर्थो पे इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ रहा है। यानी इलेक्ट्रॉन्स ने ही जो आएगा वह इलेक्ट्रॉन्स नहीं अटैक कहां करेगा? देखो आ रहा कौन है? इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रॉन्स ने ही कौन होगा? जिसको इलेक्ट्रॉनों की नीड है, इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है। जिसको इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है भूखा कहां जाएगा? जहां उसे उम्मीद हो भोजन मिलेगा। तो यहां पे कहां पे उम्मीद है? ऑर्थो पे उम्मीद है और पेरा पे उम्मीद है। यानी इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन इस रिंग पे कहां होगा? ऑर्थो और पेरा पे होगा। और यहां पे जो ये क्लोरीन समूह जुड़ा हुआ है इसे आप बोल सकते हो ऑर्थो एंड पेरा डायरेक्टिंग ग्रुप। ऑर्थो एंड पेरा डायरेक्टिंग, ये ऑर्थो और पेरा निर्देशी समूह है। ऑर्थो तथा पेरा निर्देशी समूह है।
ये इसे आप कहेंगे क्लोरीन को इस बेंजीन वलय से जुड़े हुए होने पर। ठीक है, यानी उत्पाद आपको ऑर्थो और पेरा प्रतिस्थापी उत्पाद यहां पे प्राप्त होगा। आ रही है बात समझ में? ओके, अभी देखिए आगे की बात अपन करें तो प्लस आर तो शो कर रहा है, बट यहां पे क्लोरीन की एक और नेचर होती है, क्लोरीन हैलोजन है, या मैं कहूं यहां पे जो भी जुड़े होंगे क्या होंगे, हैलोजन होंगे। और हैलोजनों की नेचर कैसी होगी, हैलोजन की नेचर होती है इलेक्ट्रॉन को खींचने की, यानी -I इफेक्ट शो करते हैं। और -I प्रभाव के कारण यहां पर रिंग पर जितना इलेक्ट्रॉन जाना चाहिए उतना नहीं जा पाता है। इसलिए हालांकि इलेक्ट्रॉन्स ने प्रतिस्थापन अभिक्रिया देते हैं, परंतु इस -I प्रभाव के कारण कुछ कठिनाइयां यहां पे आती हैं। ठीक है, यानी जो हैलोजन है उसके -I इफेक्ट के कारण, इलेक्ट्रॉनों को खींचने वाली नेचर के कारण ये वाला प्रभाव यहां पे कम हो जाता है और रिजल्टिव यहां पे इलेक्ट्रॉन्स नहीं का अटैक कठिन हो जाता है। होती है रिएक्शंस, हालांकि उन्हीं रिएक्शंस के हम आगे कुछ एग्जांपल्स के बारे में यहां पे बात करने वाले हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल हम यहां पे लेंगे हैलोजनीकरण। इतनी बात आ गई समझ में? चलें आगे। ओके, सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं इसमें इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया में हैलोजनीकरण। देखिएगा, हैलोजनीकरण, हैलोजनीकरण, देखिए ये बेंजीन है और बेंजीन वलय पे हमने यहां पे जोड़ दिया क्लोरीन, तो इसको क्या कहेंगे, क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन का आप क्या करवा रहे हो, हैलोजनीकरण, यानी इसकी एक और क्लोरीन से अभिक्रिया करा रहे हो। क्लोरीन से अभिक्रिया करवाने आपको क्या चाहिएगा, वाहक चाहिएगा। वाहक आपने ले लिया FeCl3। वाहक कौन सा ले लिया, FeCl3। तो यहां पे प्रोडक्ट बनेगा आपका Cl, एक Cl यहां पे लगा हुआ, दूसरा Cl कहां लगेगा, ऑर्थो कंडीशन पे। इसी प्रकार से दूसरा प्रोडक्ट क्या बनेगा, दूसरा Cl कहां पे आएगा, पेरा पे। प्रोडक्ट यहां पे बन गया, इसको क्या कहेंगे, ऑर्थो डाई क्लोरोबेंजीन। इसको कहेंगे पेरा डाई क्लोरोबेंजीन, पेरा डाइक्लोरोबेंजीन। देखिए यहां पे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। यहां पे क्या होगा, इस वाहक की उपस्थिति में इस क्लोरीन का विषमांश विदलन होगा Cl+। इलेक्ट्रॉन्स नहीं आपको कौन प्राप्त होगा इस रिएक्शन में, इस रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन्स नहीं कौन होगा, Cl+। ये आप ध्यान रखिएगा, Cl+ प्राप्त होगा। यहाँ पे कौन जुड़ा हुआ है, क्लोरीन। क्लोरीन के कारण रिंग की इस ऑर्थो और पेरा पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। तो जो Cl+ है उसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है, तो वो अटैक कहाँ करेगा, या तो ऑर्थो पे अटैक करेगा या पेरा पे अटैक करेगा। ऑर्थो पे अटैक करेगा, क्लोरीन यहाँ पे जुड़ेगा, पेरा पे अटैक करेगा, क्लोरीन यहाँ पर जुड़ेगा। तो प्रोडक्ट होगा हमारा ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन और पेरा डाइक्लोरोबेंजीन। यहाँ पे भी आप सोच रहे होंगे ऑर्थो डाइक्लोरो कैसे लिखा, देखो बेटा इसका नाम कैसे लिखते, ऑर्थो क्लोरोबेंजीन। ऑर्थो पे कौन है, क्लोरो, और इसका नाम क्या है, क्लोरोबेंजीन। ऑर्थो क्लोरोबेंजीन, कितनी क्लोरो आ गए, 2, तो ऑर्थो डाइक्लोरो लिख सकते हैं ना इसको, ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन। इसी प्रकार से आप यहाँ पे आगे लिखा आपने पेरा डाइक्लोरोबेंजीन। बात आ रही है ना समझ में, सिंपल है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स नहीं कौन प्राप्त हो रहा है, Cl+ प्राप्त हो रहा है, और इसने अटैक कहाँ करा, ऑर्थो और पेरा पे। ऑर्थो और पेरा पे अटैक क्यों करा, क्योंकि क्लोरीन ग्रुप के कारण यहाँ पे इसकी जो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर अपन ने बनाई थी अभी, उसमें अपन ने देखा था ऑर्थो और पेरा पे इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ रहा है, और Cl क्या है, प्लस है, यानी इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, तो ये कहाँ जाएगा, वहीं तो जाएगा जहां से इलेक्ट्रॉनों की उम्मीद होगी। तो इस प्रकार से हमें यहाँ पे ये प्रोडक्ट यहाँ पे प्राप्त होता है। दिस इज हैलोजनीकरण। आगे हम बात करते हैं सल्फोनीकरण की। नेक्स्ट टॉपिक अपन डिस्कस करते हैं सल्फोनीकरण। किस प्रकार से सल्फोनीकरण हुआ करता है बात कर लेते हैं। देखिएगा नेक्स्ट रिएक्शन सल्फोनीकरण। सेकंड सल्फोनीकरण। सल्फोनीकरण में क्या होगा देखते हैं।
देखिए यहाँ पे मैं एक चीज आप लोगों को बता दूं कि वहां पे जो लास्ट रिएक्शन अपन ने पढ़ी है उसमें Cl+ हमें इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्राप्त होता है। सल्फोनीकरण करवाने के लिए हमने क्लोरोबेंजीन ली है, क्लोरोबेंजीन, और क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन हम किससे करवाने वाले हैं? कॉन्सनट्रेट H2SO4 से। किसके साथ में? कॉन्सनट्रेट H2SO4 के साथ में। तो प्रोडक्ट हमें क्या प्राप्त होगा? सेम हियर, यहाँ पे भी हमें ऑर्थो और पैरा प्रतिस्थापित प्रोडक्ट यहाँ पे हमें प्राप्त होगा। ये क्या? यहाँ पे SO3H और दूसरा प्रोडक्ट क्या होगा? SO3H। यहाँ पे क्या आ गया? क्लोरीन, यहाँ पे SO3H। कैसे बनेगा मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। देखिए पहले क्लोरोबेंजीन, पहले बेसिक थीम आपको पता होनी चाहिए। देखिए SO3 आके कहाँ पे जुड़ा है? इस पे जुड़ा है, ऑर्थो पे, यहाँ पे पैरा पे जुड़ा है। इसको क्या कहेंगे? ऑर्थो क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल, पैरा क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। इसका नाम क्या होगा? ऑर्थो क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल, और इसका नाम होगा पैरा क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। ठीक है, इस प्रकार से आप इनके नाम रख सकते हैं। ओके, कैसे हुई ये रिएक्शन देखिएगा। यहां पे आपने क्या ले रखा है? H2SO4 ले रखा है। तो देखिए H2SO4, H2SO4 के आप दो मॉलिक्यूल्स ले लीजिए इस प्रकार से, HOS डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, OH, HOS डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, OH। ठीक है, इसमें से बाहर क्या निकल गया? H2O। यहां से बाहर क्या निकला? OH-, यहां से बाहर क्या निकला? H+। तो प्रोडक्ट क्या आएगा यहां पे हमारा? HSO3+, साथ में HSO4- और साथ में बनेगा H2O। यहां पे देखिए सल्फ्यूरिक एसिड के दो अणु ले रखे हैं, यहाँ पे H2O बाहर निकल गया, यहां से बाहर कौन निकल रहा है? OH-, तो S पे क्या आ जाएगा? प्लस, क्या बचेगा? HSO3+। यहाँ पे क्या बाहर निकल रहा है? H+, बचेगा क्या? HSO4- साथ में H2O। अब देखिए जो HSO3 है ना, ये HSO3 प्लस H2O से फिर से क्रिया करेगा, HSO3 प्लस H2O, और इस H2O को क्या दे देगा? अपना H+ दे देगा। इसे अपना H+ दे देगा तो यहाँ पे क्या बचेगा? केवल SO3। तो प्रोडक्ट होगा हमारा HO3+ प्लस SO3, यानी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स नहीं कौन होगा? SO3 होगा। इलेक्ट्रॉन्स नहीं कौन होगा? SO3। ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स नहीं के रूप में कार्य करेगा। तो ऑर्थो और पैरा पे अटैक कौन करने वाला है? SO3। अब देखिए जब SO3 यहाँ पे जुड़ेगा तो SO3 पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। यहां से बाहर क्या निकल रहा है? H+ बाहर निकल रहा है, इस पे कौन सा चार्ज है? नेगेटिव। तो नेगेटिव चार्ज के कारण ये उस H+ को अट्रैक्ट करेगा और यहाँ पे क्या बनेगा? अपना फाइनल प्रोडक्ट होगा SO3H, यानी सल्फोनिक अम्ल का यहाँ पे निर्माण होगा। आपके सामने पूरी रिएक्शन पड़ी हुई है, थोड़ा सा सोचिए, सेंस ऑफ ह्यूमर काम में लीजिए और समझने की कोशिश कीजिए कि हुआ क्या। गया कौन? SO3 जुड़ा तो SO3 के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया? नेगेटिव। H+ बाहर निकल रहा है, तो H+ जब बाहर निकल रहा है तो नेगेटिव चार्ज के कारण जुड़ने के बाद नेगेटिव आया, तो H+ को क्या करेगा? SO3 अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा और प्रोडक्ट होगा आपका SO3 ऑर्थोक्लोरो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। ठीक है, इसके पश्चात नेक्स्ट हम बात करते हैं नाइट्रीकरण की। सेम रिएक्शन है, देखिए वहां पे कौन ऐड हुआ था? ऑर्थो और पैरा पे क्लोरीन, यहाँ पे कौन हो गया? SO3H। इसी प्रकार से नाइट्रीकरण की बात करते हैं। देखिए जब भी हेलोजनीकरण की बात कर रहे हैं, मींस हेलोजन कहीं ना कहीं पे प्रतिस्थापन करने वाला है, हेलोजन जो अपना यौगिक है उसके ऊपर हेलोजन आने वाला है। सल्फोनीकरण की बात करें तो सल्फोनिक अम्ल आने वाला है। और अगर हम बात करें नाइट्रीकरण की, नेक्स्ट टॉपिक उदाहरण लेते हैं अपन, नाइट्रीकरण आपने अगेन यहां पे क्या ले रखा है? क्लोरोबेंजीन। रिएक्टेंट क्या आपका? क्लोरोबेंजीन। और इसकी रिएक्शन, इसमें पेन को थोड़ी स्याही पिलाते हैं,
उसके बाद बात करते हैं। देखिए सेम होना है, नाइट्रीकरण का मतलब क्या होता है NO2, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स नहीं होगा NO2 प्लस। कैसे रिएक्शन होगी, सेम जो अभी तक अपन ने पढ़ी है उसी प्रोसेस से यहाँ पे रिएक्शन होगी, कुछ भी डिफरेंट नहीं होने वाला है। उसी प्रकार से NO2 प्लस का निर्माण होगा और NO2 प्लस ऑर्थो और पैरा पे अटैक करने वाला है। तो आपने यहाँ पे रिएक्टेंट क्या ले रखा है, क्लोरोबेंजीन, ठीक है। और नाइट्रीकरण जब भी कराना होता है क्या काम में लेते हैं, कॉन्सनट्रेट HNO3 प्लस कॉन्सनट्रेट H2SO4, ठीक है। ओके, प्रोडक्ट बनेगा हमारा ClNO2 प्लस एक ऑर्थो पे जुड़ गया, दूसरा कहां जुड़ेगा, पैरा पे, ClNO2। क्यों, क्योंकि क्लोरीन के कारण ऑर्थो और पैरा पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ रहा है। इसको क्या कह देंगे, ऑर्थो नाइट्रो क्लोरोबेंजीन, और इसे क्या कह देंगे, पैरा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन, ठीक है। रिएक्शन होती कैसे है, इलेक्ट्रॉन्स ने अटैक करेगा ऑर्थो और पैरा पे, H प्लस को रिप्लेस करेगा और उसकी जगह पे कौन आ रहा है, NO2 आ रहा है। कैसे आ रहा है देख लीजिएगा आप। देखिए हमने ले रखा है HNO3, इसकी स्ट्रक्चर बनाऊं मैं, N डबल बॉन्ड OH, ठीक है। और साथ में ले रखा है सल्फ्यूरिक एसिड HOH डबल बॉन्ड OH। इसमें से बाहर क्या निकल जाएगा, ये क्या दे देगा अपना OH और ये H, ठीक है। प्रोडक्ट क्या बनेगा हमारा, NO2 प्लस HSO4 माइनस प्लस H2O। तो इलेक्ट्रॉन्स नहीं कौन होगा, NO2 प्लस। इस अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन्स नहीं कौन है, NO2 प्लस। यहां से बाहर कौन निकला, H प्लस। H प्लस की जगह पे कौन आ गया, NO2। ये हमारे प्रोडक्ट होंगे। और यहाँ पे इस रिएक्शन से अपन समझ सकते हैं कि NO2 प्लस हमें किस प्रकार से प्राप्त होता है। तो यहाँ पे पूरा प्रोसेस मैंने बता दिया है नाइट्रीकरण में, ठीक है। अगली नेक्स्ट रिएक्शन पढ़ते हैं अपन, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, कि फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन यहाँ पे किस प्रकार से होती है। देखिए फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, और फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया दो होती है, एल्किलीकरण और एसिलीकरण, दोनों पढ़ेंगे यहाँ पे। फोर्थ पढ़ रहे हैं अपन फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। इसमें फर्स्ट ले लेते हैं अपन एल्किलीकरण, एल्किलीकरण, ठीक है। हमने रिएक्टेंट क्या लिया, क्लोरोबेंजीन। रिएक्टेंट क्या है, क्लोरोबेंजीन। हमने क्या रिएक्टेंट ले रखा है यहाँ पे, क्लोरोबेंजीन। और क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन किसके साथ में करवा रहे हैं, मैथिल क्लोराइड के साथ में। किसकी उपस्थिति में करवा रहे हैं, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में। निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में रिएक्शन करा रहे हैं। देखिए इसमें हमें इलेक्ट्रॉन्स नहीं कौन सा प्राप्त होगा, देख लीजिए यहाँ पे CH3 प्लस और Cl माइनस। ये CH3 प्लस हमें इसमें इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्राप्त होगा, और ये कहां पर जाके जुड़ेगा, ऑर्थो और पैरा पे। तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा हमें, क्लोरोबेंजीन में ये Cl जुड़ गया, ये CH3 कहां पे, ऑर्थो पे, और इसमें क्या बोलेंगे हम, Cl, ये CH3 पैरा पे। इस तरह से ऑर्थो और पैरा दोनों प्रतिस्थापित प्रोडक्ट हमें प्राप्त होंगे। इनके नाम क्या रख सकते हैं, इनका नाम देखिए क्लोरीन की, क्लोरोबेंजीन के रेस्पेक्ट में रखोगे तो कहोगे ऑर्थो मैथिल क्लोरोबेंजीन, पैरा मैथिल क्लोरोबेंजीन। पर इसके कंपेरेटिव टोलिन ज्यादा प्रचलित नाम है, इसलिए नाम क्या लिख सकते हैं, ऑर्थो क्लोरो टोलुइन, पैरा क्लोरो टोलुइन, ऑर्थो क्लोरो टोलुइन, पैरा क्लोरो टोलुइन। इस क्लोरीन की रेस्पेक्ट, इस टोलुइन की रेस्पेक्ट में ये कौन सी पोजीशन हुई, ऑर्थो, ऑर्थो पे क्लोरो टोलुइन। इस टोलुइन, इस मैथिल समूह की रेस्पेक्ट में ये कौन सी स्थिति हुई, पैरा। भाई ये अपन मेन समूह माने तो मेन समूह की जो ऑपोजिट कंडीशन है वो क्या होगी, पैरा। तो पैरा क्लोरो टोलुइन, ठीक है। ये यहाँ पे प्रोडक्ट हमें प्राप्त होंगे एल्किलीकरण में। इसी प्रकार से एसिलीकरण भी देख लेते हैं अपन, एसिलीकरण। और एसिलीकरण में हम बात करेंगे एसिटिलीकरण की। एसिलीकरण में हम किसकी बात करेंगे,
एसिटिलीकरण की बात करेंगे। एसिटिलीकरण, एसिटिलीकरण, ये एसिटिल शब्द जहां भी आए तो वहां समझ जाना कि ये वाला समूह आने वाला है, इसको बोलते हैं एसिटिल। ठीक है, देखिएगा हमारे पास क्या है, क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, और इसकी रिएक्शन करा दें हम एसिटिल क्लोराइड से। किससे करा दें? एसिटिल क्लोराइड। ये कौन है? एसिटिल क्लोराइड। अब देखिए अगर ये बॉन्ड टूटता है तो इस पे एसिटिल पे क्या आएगा? प्लस, और सीएल पे क्या आएगा? माइनस। यानी इस अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन्स नहीं, कौन होगा? एसिटिल समूह होगा, ये वाला होगा, इलेक्ट्रॉन्स नहीं, CH3CO प्लस, ये एसिटिल होगा। किसकी प्रेजेंस में कराओगे? वही AlCl3 लेना है काम में आपने, निर्जल एनहाइड्रस, निर्जल AlCl3। तो प्रोडक्ट क्या आएगा हमारा? देख लीजिए, Cl COCH3 ऑर्थो पे, और साथ में Cl कहां लगेगा? पेरा पे, COCH3। अब यहां पे एक चीज आपको बता दूं मैं, जैसे ये एक प्रोडक्ट है आपके पास में, यौगिक दिया आपको, यहां पे CH3 लगा हुआ है तो इसे बोलते हैं टोलिन। ठीक है, क्या कहते हैं इसे? टोलिन। बट यदि यहां पे लगा हुआ हो COCH3, COCH3, तो इसे कहते हैं एसीटोफिनोन। इसका नाम क्या होगा? एसीटोफिनोन। हमेशा ध्यान रखना, इसे कहते हैं एसीटोफिनोन। तो ये देखिए इतना, ये तो क्या हो गया? एसीटोफिनोन। ये भी क्या हो गया? एसीटोफिनोन। अब इसकी रेस्पेक्ट में ये कौन सी पोजीशन है? ऑर्थो। तो नाम क्या हो गया? ऑर्थोक्लोरो एसीटोफिनोन। ऑर्थोक्लोरो एसीटोफिनोन। इसकी रेस्पेक्ट में ये कौन सी पोजीशन होगी? पेरा, पेरा क्लोरो एसीटोफिनोन। ऑर्थोक्लोरो एसीटोफिनोन और पेरा क्लोरो एसीटोफिनोन का निर्माण होगा। थीम सेम है। थीम क्या है? सेम है। लास्ट में अपन रिएक्शंस हमारी हो गई है तो लास्ट में अपन इसकी थीम डिस्कस कर लेते हैं कि इसकी मेन थीम क्या रहनी है। ध्यान दीजिएगा, देखिए ये थी हमारी इलेक्ट्रॉन्स ने ही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं किस प्रकार से हुई है वो मैं आपको बता देता हूं। होना क्या है, आपके पास में क्या होगा? ये रिएक्टेंट होगा बेंजीन, बेंजीन पे क्या लगा होगा? X। इस पर जब E प्लस अटैक करेगा तो इस X के कारण इसकी ऑर्थो और पेरा स्थितियों पर क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ रहा है। तो जब इलेक्ट्रॉन्स ने इस पे अटैक करेगा तो इलेक्ट्रॉन्स ने कहां अटैक करेगा? या तो ऑर्थो पे करेगा या पेरा पे करेगा। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? ऑर्थो और पेरा। E क्या हो सकता है? E Cl प्लस हो सकता है, E SO3 हो सकता है, E NO2 प्लस हो सकता है। अपनी अभी की जो रिएक्शन है उसकी बात कर रहा हूं मैं। E CH3 प्लस हो सकता है और E CH3 C डबल बॉन्ड O प्लस हो सकता है। ये आपकी इलेक्ट्रॉन्स ने ही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। देखिएगा हमने रिएक्टेंट ले रखा है क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन। ठीक है, सबसे पहले इसकी रिएक्शन करवाते हैं हम Cl2 के साथ में। वाहक लिया है हमने FeCl3। तो क्लोरोबेंजीन से हमें इलेक्ट्रॉन्स नहीं क्या प्राप्त होंगे? Cl प्लस। Cl प्लस कहां अटैक करेगा? ऑर्थो और पेरा पे। तो प्रोडक्ट क्या आएगा? Cl यही आएगा ना, और साथ में पेरा पे Cl। ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, पेरा डाइक्लोरोबेंजीन, हैलोजनीकरण। ठीक है, यहां पे इलेक्ट्रॉन्स नहीं, कौन है? Cl प्लस। ओके, नेक्स्ट रिएक्शन हमने बात करी थी, इसकी रिएक्शन करा दें हम कॉन्सनट्रेट H2SO4 के साथ। कॉन्सनट्रेट H2SO4 दिखते ही क्या समझ जाएंगे? सल्फोनीकरण। सल्फोनीकरण का मतलब यहां पे इलेक्ट्रॉन्स नहीं, कौन होगा? SO3। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा यहां पे? Cl SO3H प्लस Cl SO3H। What is this? This is
ऑर्थोक्लोरो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल, पैराक्लोरो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। नेक्स्ट रिएक्शन हमने बात करी थी नाइट्रीकरण। नाइट्रीकरण का मतलब कंसंट्रेट HNO3 प्लस कंसंट्रेट H2SO4 और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स नहीं कौन होगा NO2 प्लस, यानी बेंजीन वलय की ऑर्थो और पैरा पे कौन जुड़ेगा NO2। तो हमारे प्रोडक्ट क्या क्या आएंगे देखिए, Cl NO2 और Cl NO2, इसका क्या नाम हो जाएगा ऑर्थो नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन। ठीक है, इसके बाद हमने जो लास्ट रिएक्शन पढ़ी थी वो हमने पढ़ी फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रिडल क्राफ्ट हमने 2 रिएक्शन पढ़ी है, दोनों देख लो। सब पहले अपन रिएक्शन कराते हैं इसकी CH3Cl के साथ में, किसकी प्रेजेंस में, निर्जल AlCl3, तब हमारा प्रोडक्ट आता है ऑर्थोक्लोरोटोलुइन और पैराक्लोरोटोलिन। ऑर्थोक्लोरोटोलिन और पैराक्लोरोटोलिन हमें प्राप्त होता है, इसे कहते हैं फ्रिडल क्राफ्ट एल्किलीकरण। और यदि यही रिएक्शन हम करवा दें एसिटिल क्लोराइड के साथ निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में, तो इसे कहते हैं एसिलीकरण। और एसिलीकरण में क्योंकि अपन ने एसिटिल लिया है तो इसको कहते हैं एसिटिलीकरण। प्रोडक्ट क्या बना ऑर्थोक्लोरो एसिटोफिनोन और साथ में प्रोडक्ट बना पैराक्लोरो एसिटोफिनोन, पैराक्लोरो एसिटोफिनोन। ये है हेलो एल्केन के द्वारा दी जाने वाली इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं जो कि आपके सामने उपस्थित है। एक एक रिएक्शन मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दी है और उम्मीद करता हूँ आपके समझ में भी आ गई होगी। सब जगह देखिए बेसिक चीज एक ही है, इलेक्ट्रॉन्स नहीं आके कहाँ आया ऑर्थो पे, कहाँ आया पैरा पे। इलेक्ट्रॉन्स नहीं कहाँ आ रहा है ऑर्थो पे, यहाँ पे पैरा पे। इलेक्ट्रॉन्स नहीं कहाँ आ रहा है ऑर्थो पे, यहाँ पे पैरा पे। सेम हियर ऑर्थो पे और पैरा पे, और यहाँ पे भी ऑर्थो और पैरा पे। ठीक है, ओके। तो इस प्रकार से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कंप्लीट होती है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं धातुओं के साथ अभिक्रिया। धातुओं के साथ किस प्रकार से रिएक्शन होती है देखिएगा। धातुओं के साथ यहाँ पे क्या अभिक्रियाएं होंगी। धातुओं के साथ अभिक्रिया, हेलो एरिनो की धातुओं के साथ अभिक्रिया। रिएक्शंस विद मेटल्स, हेलो एरिन्स धातुओं से कैसे अभिक्रिया करते हैं, तो चलिए बात करते हैं जो जो धातुओं के साथ रिएक्शन हमें पढ़नी है उनके बारे में। तो सबसे पहला एग्जांपल यहाँ पे हम लेने वाले हैं सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया, कि हेलो एरिन सोडियम धातु के साथ किस प्रकार से अभिक्रिया करता है देख लीजिए। फर्स्ट एग्जांपल ले रहे हैं अपन सोडियम धातु के साथ। सोडियम धातु के साथ हेलो एरिन कैसे क्रिया करेगा देखिएगा आप लोग। हेलो एरिन के लिए मान लीजिए आपने ले रखा है क्लोरोबेंजीन, देखिए क्लोरोबेंजीन एग्जाम्पल लिया हमने क्लोरोबेंजीन, और इसकी रिएक्शन आप सोडियम से करा रहे हैं। तो सोडियम के 2 परमाणु 2 ही क्लोरोबेंजीन के साथ क्रिया करेंगे इस रिएक्शन में, और ये रिएक्शन किसकी उपस्थिति में कराएंगे, शुष्क ईथर की उपस्थिति में ये रिएक्शन होती है। किसकी प्रेजेंस में, शुष्क ईथर। तो अभी देखिए होगा क्या, ये Na और Cl क्या बना लेंगे NaCl, ये Na और Cl क्या बना लेंगे NaCl, यानी -2 NaCl। बाहर क्या निकल गया 2 NaCl, और ये दोनों बेंजीन रिंगे आपस में जुड़ जाएंगी, ये दोनों बेंजीन वलय आपस में जुड़ जाएंगी और प्रोडक्ट होगा डाई फेनिल। प्रोडक्ट क्या है डाई फेनिल। देखिए ये रिएक्शन देखिए आपको कुछ याद आ रहा है कि इससे पहले भी ऐसी रिएक्शन अपन ने देखी थी कुछ इस प्रकार से, RX प्लस Na प्लस XR, NX बाहर निकल गया था, NX बाहर निकल गया था और प्रोडक्ट बना था RR यानी एल्केन। ठीक है ना, याद आ गया आपको, बिल्कुल सही बात है। हेलो एल्केन की धातुओं के साथ अभिक्रिया में पड़ी थी ना वुड्ज अभिक्रिया, और वुड्ज अभिक्रिया में किसका निर्माण हुआ था एल्केन का। ठीक है, और यहाँ पे इसी के जैसी ये अभिक्रिया है, पर इस अभिक्रिया का नाम क्या है, फिटिंग अभिक्रिया। फिटिंग अभिक्रिया। ध्यान दें
अगर हैलोजन के साथ जुड़ा हुआ ये दोनों हैलोजन परमाणुओं के ये समूह कौन से हो, एल्किल हो, एलिफेटिक हो, तो इसे क्या कहेंगे, वुड्ज अभिक्रिया। हैलोजन से जुड़े हुए यहां पे अगर दोनों आर जुड़े हुए हैं, एल्किल जुड़े हुए हैं, एलिफेटिक मूलक जुड़े हुए हैं, तो इसे कहेंगे वुड्ज अभिक्रिया। और अगर हैलोजन के साथ दोनों ही ये एरोमेटिक जुड़े हुए हो, हैलोजन के साथ में यदि ये दोनों ही यहाँ पे जो समूह है ये एरोमेटिक हो, तो इसे क्या कहेंगे, फिटिंग अभिक्रिया। ठीक है, ये तो कौन सी थी, वुड्ज अभिक्रिया, और ये कौन सी है, फिटिंग अभिक्रिया। अब यहाँ पे नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, मान लीजिए ये तो एरोमेटिक है और ये एलिफेटिक हो। मान लो यहाँ पे होता CH3, यहाँ पे क्या होता CH3, तो यहाँ पे प्रोडक्ट भी क्या बनता, CH3। अब देखो यहाँ पे एक तो एरोमेटिक है, दूसरा एल्किल है। भाई दोनों एल्किल थे तब क्या कहा था, वुड्ज। दोनों एरोमेटिक थे तब क्या कहा था, फिटिंग। अब एक एल्किल है, एक एरोमेटिक है, एक क्या है, एल्किल एलिफेटिक, दूसरा एरोमेटिक है। तो अब इस अभिक्रिया को कहेंगे वुड्ज फिटिंग अभिक्रिया। वुड्ज फिटिंग, इसके लिए वुड्ज काम में ले लिया, इसके लिए फिटिंग काम में ले लिया, वुड्ज फिटिंग अभिक्रिया, और प्रोडक्ट यहां पे बना टोलीन। ठीक है, फिर से समझने की कोशिश करिए इस पूरे प्रोसेस को। देखिए ध्यान दें, अगर हैलोजन के साथ में आर जुड़ा हुआ है इस तरह से और ये रिएक्शन होती है, तो प्रोडक्ट क्या आएगा, आर प्लस 2NaX, तो इसे कहेंगे वुड्ज। कौन सी रिएक्शन, वुड्ज रिएक्शन। अगर बेंजीन रिंग जुड़ी हुई है एरोमेटिक यौगिक है, एरोमेटिक यौगिक को मैं AR से शो कर रहा हूं, X Na AR, तो प्रोडक्ट भी क्या होगा, AR, दोनों रिंगें जुड़ जाएगी एरोमेटिक कंपाउंड की, और 2NaX, 2NaX। तो यहां पे दोनों ही कौन है, एरोमेटिक, तो इसे क्या कहेंगे, फिटिंग। ये कौन सी रिएक्शन है, वुड्ज, ये कौन सी होगी, फिटिंग। अब देखिए एक तो हो एरोमेटिक, दूसरा हो एलिफेटिक, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, AR प्लस 2NaX, और इसे क्या कहेंगे, इसके लिए कौन सा काम लेंगे, काम में फिटिंग, इसके लिए कौन सा लेंगे, वुड्ज, तो नाम क्या हो गया, वुड्ज फिटिंग अभिक्रिया। ध्यान रखना भी इंपॉर्टेंट है, वुड्ज रिएक्शन क्या होगी, फिटिंग क्या होगी, वुड्ज फिटिंग क्या होगी। दोनों में एल्किल, वुड्ज, दोनों एरोमेटिक, फिटिंग, एक एरोमेटिक एक एल्किल एलिफेटिक, तो वुड्ज फिटिंग रिएक्शन। इस प्रकार से आप इन्हें याद रखेंगे। ठीक है, चलें आगे, चलो। तो यहाँ पे धातुओं के साथ अभिक्रियाओं में अगर आपको डाइफेनिल बनाना है, आपके पास में हेलो एल्केन है, डाइफेनिल बनाना है, सोडियम मेटल है, तो आप फिटिंग अभिक्रिया काम में ले सकते हो। अगर आपको एल्किल बेंजीन बनाना है तो आप वुड्ज फिटिंग काम में ले सकते हो, और अगर आपको एल्केन बनानी है तो आप वुड्ज अभिक्रिया काम में ले सकते हैं। नेक्स्ट है रिएक्शन कॉपर धातु के साथ, कॉपर धातु के साथ। इट इज ऑल्सो ए नेम्ड रिएक्शन उल्मान अभिक्रिया। उल्मान रिएक्शन क्या कहता है, उल्मान कहता है कि आयोडोबेंजीन की अभिक्रिया कॉपर चूर्ण के साथ, आयोडोबेंजीन की अभिक्रिया कॉपर चूर्ण के साथ यदि करवाई जाए तो डाइफेनिल का निर्माण होता है। हीट देते हैं यहां पे, तो किसका निर्माण होता है, डाइफेनिल का निर्माण होता है। आयोडोबेंजीन की अभिक्रिया यदि कॉपर चूर्ण के साथ कराएं तो डाइफेनिल का निर्माण होता है, और यह रिएक्शन कहलाती है उल्मान अभिक्रिया। देखो ध्यान दो, डाइफेनिल तो फिटिंग में भी बना था और डाइफेनिल यहां पे उल्मान में भी बन रहा है, पर ध्यान दीजिए आपने फिटिंग अभिक्रिया में मेटल सोडियम काम में ली थी, जबकि उल्मान अभिक्रिया में आप मेटल क्या लोगे, कॉपर काम में लोगे, और ये रिएक्शन किसके साथ में कराओगे, आयोडोबेंजीन के साथ कराओगे। वहां पे आप कोई सा भी हेलोबेंजीन ले सकते थे, जबकि यहाँ पे आयोडोबेंजीन आपने लेना है और रिएक्शन कराएंगे आप कॉपर चूर्ण के साथ में। तो इसे कहते हैं उल्मान रिएक्शन, जिसमें डाइफेनिल का फॉर्मेशन होता है। तो अब तक हमारे पास डाइफेनिल बनाने की दो विधियां आ चुकी है। फर्स्ट इज द फिटिंग रिएक्शन एंड सेकंड वन इज उल्मान अभिक्रिया।
मेरे ख्याल से बात आ रही है समझ में आपके। नेक्स्ट देखिए, मैग्नीशियम धातु के साथ, मैग्नीशियम धातु के साथ क्या रिएक्शन होती है। मैग्नीशियम Mg के साथ क्या रिएक्शन होगी, देखिए पूरा बात डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अपन ले लेते हैं ब्रोमोबेंजीन। ब्रोमोबेंजीन की रिएक्शन हमने कराई किसके साथ में, मैग्नीशियम के साथ में, किसकी उपस्थिति में, शुष्क ईथर, शुष्क ईथर। तो जो हेलो एल्केन में पड़ा था ना, वही प्रोडक्ट यहां पे बनने वाला है, MgBr, फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। किसका निर्माण हुआ, फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, यानी ग्रेगनार्ड या ग्रीनियर अभिकर्मक। किसका निर्माण हुआ, ग्रीनियर अभिकर्मक का निर्माण हुआ। इसी प्रकार से आप अगर आयोडोबेंजीन लेते, मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन कराई शुष्क ईथर में, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, MgI। दिस इज ऑल्सो ग्रीनियर अभिकर्मक, फेनिल मैग्नीशियम आयोडाइड। ठीक है, परंतु यह रिएक्शन जब क्लोरोबेंजीन के साथ कराई जाती है तो यहां पे THF टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन काम में लिया जाता है, जिससे कि आइडेंटिकल प्रोडक्ट प्राप्त होता है, एक विशिष्ट पहचान वाला। और यहां पे भी किसका फॉर्मेशन होगा, ग्रीनियर अभिकर्मक का निर्माण होगा। तो यहां पे धातुओं के साथ क्या क्या अभिक्रिया हुई, सोडियम के साथ अभिक्रिया करी डाइफेनिल, कॉपर चूर्ण के साथ अभिक्रिया करी डाइफेनिल, मैग्नीशियम के साथ अभिक्रिया करी ग्रीनियर अभिकर्मक, और इसकी थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी हम पढ़ते हैं वह है अपचयन। अपचयन दो पढ़ ली, अपचयन। अपचयन का मतलब क्या होगा, हेलोजन हटेगा और हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। जैसे आपने यहां पे क्लोरोबेंजीन ले रखा है, क्या लिया आपने, क्लोरोबेंजीन यहां पे ले रखा है, और आप करवाने वाले हैं इसका अपचयन। क्या करवाने वाले हैं, अपचयन। अपचयन के लिए आपने क्या लिया, निकल एल्यूमिनियम धातु क्षार की उपस्थिति में, निकल एल्यूमिनियम धातु क्षार की उपस्थिति में ले रखा है। देखिए अपचयन, कितने हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन क्लोरीन को रिप्लेस करेगा, ठीक है, और एक हाइड्रोजन क्लोरीन की जगह पे जाके जुड़ जाएगा। अपचयन का मतलब किसका योग होता है, हाइड्रोजन का योग। किसका योग, हाइड्रोजन का योग, साथ में क्या बन जाएगा, HCl। तो क्लोरोबेंजीन अपचयित होके क्या बना रही है, बेंजीन। क्लोरोबेंजीन क्या बनाती है अपचयित होके, बेंजीन का निर्माण करती है। ठीक है, क्लोरोबेंजीन से क्या बन गया, बेंजीन। आपको कहते हैं क्लोरोबेंजीन से बेंजीन बनाओ, तो आप क्या करवा दोगे, अपचयन करवा दोगे। तो इस प्रकार से यहाँ पे अपन जो तीन प्रकार के जो केमिकल प्रॉपर्टी जो डिस्कस कर चुके हैं, इलेक्ट्रॉन से नहीं प्रतिस्थापन, धातुओं के साथ अभिक्रिया और अपचयन। एक बचा है नाभिक से नहीं प्रतिस्थापन, जिसके बारे में हम हमारी अगली क्लास में बात करेंगे। तो पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।